Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। So friends, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे एनिमल में एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, कैसे एनिमल में उत्सर्जन होता है। आई थिंक आपने वो क्लास देख ली होगी। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो फ्रेंड्स हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। अब वहाँ जाकर सारी क्लासेस एक लाइन से देख सकते हैं। कंटिन्यूसली देखिए आप, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ओके। और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप, ठीक है। यदि मैं आपको बता दूं कि क्लास जो मैं 6 to 8 NCERT करा रही हूं, वो तो मैं जितने सारे चैप्टर मैंने कराए हैं आप खुद ही NCERT उठा के देख लीजिए, वो सारी चीज़ें आपको वहां मिलेंगी। कुछ चीज़ें एडिशनल भी हम करा रहे हैं, लेकिन जिस वे में करा रहे हैं उस तरीके से एक लाइन से सारी चीज़ें उस तरीके से नहीं है, ठीक है। मैं अपने तरीके से नोट्स बनाती हूँ और उसके बाद पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है मैं अपने तरीके से कहीं अलग से कुछ लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, उसके बाद नोट्स बनाती हूँ, तब उसके बाद यहाँ कराती हूँ। तो मिलेंगी सारी चीज़ें आपको, लेकिन एज इट इज़ जैसे मैं लिखती हूँ वैसे नहीं मिलेंगी, ठीक है। सो आप मेहनत करिए, अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे आप, ठीक है। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट भी करें। अगर कोई क्वेरी हो आपकी कि मैम ये करना है, जो भी आपको लगे कि नहीं हाँ यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट करना है या फिर कोई भी चीज़ कैसी भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आज की क्लास है वो रिलेटेड है किसके, कैसे जो एनिमल है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कैसे रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। सो चैप्टर का नाम क्या है, प्राणियों में कैसे रेस्पायरेशन होता है, या मैं बोलूँ जीवों में कैसे श्वसन होता है। तो ये है हमारा टॉपिक आज का। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जीवों में श्वसन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। देखिए सबसे पहले ये सोच के देखिए हमें ज़रूरत क्यों है श्वसन की, हम क्यों रेस्पायरेशन करते हैं, क्यों श्वसन करते हैं, क्यों कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म श्वसन करता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, तभी तो आगे मुझे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो एक माइक्रो यूनिट से मिलकर बना होता है, यानी सूक्ष्म इकाई से मिलकर बना होता है। बहुत छोटी सी यूनिट होती है उससे मिलकर बना होता है। तो आप बता सकते हैं उसका नाम क्या है जिससे मिलकर बना होता है। यदि आपने हमारी पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा, ठीक है। मे भी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन यदि आपने देखा है, क्लासेस देखी है तो पक्का सही किया होगा, ठीक है। वो माइक्रो यूनिट होगी सेल। मैंने क्या बताया कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल को हमने क्या पढ़ा था, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने जीव हैं उनकी क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। मैंने ये भी बताया था इनको क्यों कहा जाता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, किसको, सेल को। इधर उधर तो नहीं हुआ आपके माइंड से। देखिए मैंने बोला जितने सारे जीव हैं पृथ्वी पर वो सब किससे मिलकर बने होते हैं, एक माइक्रो यूनिट, एक सूक्ष्म इकाई से मिलकर बने होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। और जो सेल होती है उसको उस जीव की क्या कहा जाता है, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, कार्यात्मक यूनिट कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक जितने सारे ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना है ना, उसकी स्टार्टिंग किससे हुई है, सेल से हुई है। चाहे वो एक सेल हो, चाहे एक से अधिक सेल प्रेजेंट हो, बट स्टार्टिंग किससे हुई, सेल से हुई है। इसलिए उनके स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग किससे, सेल से है। इसलिए क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। दूसरा था फंक्शनल यूनिट। क्यों को बोला जाता है, क्यों, क्योंकि जितनी सारी हमारे बॉडी की एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, वो सारे सेल के अंदर होती हैं। चाहे वो रेस्पायरेशन हो, चाहे जो जितनी सारी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, चाहे रेस्पायरेशन हो, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, एक्टिविटी की मैं बात कर रही हूँ बॉडी की, तो वो सारी कहाँ होती है, सेल के अंदर होती हैं। तो सेल क्या करता है, एक साइट प्रोवाइड करता है, एक स्थल प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसके लिए, फंक्शन के लिए। जो ऑर्गेनिज्म है उसके फंक्शन के लिए क्या करता है, एक साइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। तो आई थिंक ये चीज़
समझ में आई होगी। सो मैंने बताया जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं किससे बने हैं, एक छोटी इकाई से मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्म इकाई से मिलकर बने होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, है ना। कोशिका क्या होती है, उस जीव की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए हमारी बॉडी में मैंने बताया साइट प्रोवाइड करता है, जितनी सारी एक्टिविटी होती है वो सेल के अंदर होती हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे पोषण हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे रेस्पायरेशन हो, अब चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो चाहे पोषण हो, चाहे परिवहन हो, चाहे उत्सर्जन हो, ठीक है, जितनी सारी एक्टिविटी हैं उन सभी में कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन? सेल कहीं ना कहीं क्या करती है, ठीक है। इन सब चीज़ों में क्या करती है, ये सेल जो होती है, कोशिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए जैसे मुझे कोई काम करना है, ठीक है, 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें मैं भी कर रही हूँ, तो मुझे एनर्जी की तो आवश्यकता होगी। उस कार्य को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए ना, तभी तो मैं कर पाऊँगी। चाहे 10 लोग मिलकर कर रहे हो, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमें भी तो चाहिए। अब हम बीमार हैं, हमसे कोई कहे तुम वर्क करो तो नहीं कर सकते हैं ना। सेम वैसे मैं इस चीज़ को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे समझाना है, ठीक है। सो जो सेल है वो पोषण में और परिवहन में और जो उत्सर्जन है सब में क्या कर रही है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो भैया इसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है मैम? तो देखिए वो एनर्जी आती है जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, ठीक है, उससे क्या होती है, हमें एनर्जी मिलती है। तो क्या मैम ये एनर्जी मुझे डायरेक्ट मिलती है, हम खाना खाते हैं बस एनर्जी आ गई? नहीं, इसका भी प्रोसेस होता है। देखिए खाने में क्या होती है, एनर्जी होती है, जो कि कैसे होती है, स्टोर होती है, वो डायरेक्ट नहीं मिलती। तो कैसे मिलती है? तो वो जब हम खाना खाते हैं ना, तो उससे जो ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है, उससे ग्लूकोज प्राप्त होता है, और वो जो ग्लूकोज है जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। यानी हमें ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, ऑक्सीजन के थ्रू हो रहा है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, रेस्पायरेशन के थ्रू आ रही है ना। जब हम रेस्पायर कर रहे हैं, जब हम श्वसन कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रही है, ऑक्सीजन जा रही है हमारी बॉडी में, बॉडी के विभिन्न सेल में जा रही है, ग्लूकोज वहाँ प्रेजेंट होता है जो हमने खाना खाया है, ठीक है। सो ग्लूकोज कहाँ होता है, सेल में होता है। रेस्पायरेशन के थ्रू हम ऑक्सीजन को ले जाते हैं, कहाँ, बॉडी के सारे सेल्स में जाती है, और वहाँ पर क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे ये सेल क्या करती हैं, सारी बॉडी की एक्टिविटी कर पाती हैं। मतलब जितनी सारी एक्टिविटी हैं बॉडी के, उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है हमारा, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि रेस्पायरेशन की हमें ज़रूरत क्यों है, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, है ना। यदि हमें एनर्जी की ज़रूरत ना होती तो रेस्पायरेशन करने की भी ज़रूरत ना होती। समझ पा रहे हैं आप चीज़ को, कि यदि हमें एनर्जी की ज़रूरत ना होती तो रेस्पायरेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो इम्पॉर्टेंट रोल उसी में प्ले कर रहा है ना। ऑक्सीजन जा रही है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रही है, एनर्जी मिल रही है हमें। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्यों ज़रूरत होती है रेस्पायरेशन की, इसलिए ताकि हम एनर्जी प्रोवाइड हो, हमारी बॉडी जो है उसको एनर्जी मिल सके, इसलिए हमें रेस्पायरेशन की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक क्यों होती है ये समझ में आया होगा। अब आइए बात कर लेते हैं श्वसन की, ठीक है। रेस्पायरेशन क्या होता है, ज़रूरत क्यों है, ये क्लियर हुआ। अब बात करेंगे श्वसन की। तो मेरे हिसाब से ज़रूरत में ही आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्पायरेशन का मतलब क्या है, लेकिन मैम थोड़ा सा डेफिनेशन के थ्रू समझाइए हमें, है ना। आपको मैं बता दूं ये चीज़ आपको मिल जाएगी, एज इट इज़ नहीं मिलेगी, थोड़ा सा वर्ड इधर उधर होंगे। मैंने अपने वर्डों में इसको लिखा है क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्सर करके लिखती हूँ। मुझे मतलब ऐसे ही ज़्यादा अच्छे से बेटर समझ में आता है, क्योंकि सारे बच्चे प्योर हिंदी नहीं पढ़ सकते। मैं आपकी बात मैं बताऊँ, अगर मैं साइंस को प्योर हिंदी पढ़ाऊँ तो हो सकता है माइंड से गायब हो जाए, तो मिक्सचर में पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं बात करूँगी रेस्पायरेशन की। क्या होता है रेस्पायरेशन? देखिए रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। रेस्पायरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं, एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। इसके थ्रू क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। यानी रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कई सारे स्टेप इन्वॉल्व हैं, वो स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेस्पायरेशन क्या है, एक प्रोसेस है, सेल में होने वाला प्रोसेस है, ये भी याद रखना, सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस है। सबसे पहले ही मैंने बताया सेल के अंदर क्यों होता है, क्योंकि वहीं तो ग्लूकोज
प्रेजेंट होता है, वहीं तो जाके उसका ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन जाता है करता है। तो ये सेल के अंदर होने वाला, यहाँ मैंने नहीं लिखा है उसको, मैं बोल रही हूँ कि रेस्पिरेशन सेल के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ना। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, या फिर मैं अगर साइंस के टर्म में बोलूँ तो बोलते हैं ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, सारी एक्टिविटी करती है। दैट इज क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि ये कैसी रिएक्शन होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा एडिशनल है, ये था नहीं उसमें, लेकिन मैंने सोचा इसको करा देते हैं, ठीक है। अगर पूछता है तो हम लोग कर लेंगे ना। तो ये कैसी रिएक्शन है, तो ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। मैम केमिकल का मतलब बताइए क्या होता है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं वो बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी मैं आपको। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है, कोई न्यू प्रोडक्ट, दो क्या होते हैं, रिएक्टेंट मिलकर कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्टेंट को क्या बोलेंगे, मतलब कोई दो चीज़ें, रिएक्टेंट को हिंदी में अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। कोई दो चीज़ें आपस में मिलकर, ठीक है, एक नए चीज़ का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि उनके गुण जितने प्रॉपर्टी होती है ना उनसे डिफरेंट होता है। वो आपको क्लियर हुआ। जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, कोई दो प्रोडक्ट आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है न्यू प्रोडक्ट से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। आपको ये चीज़ समझ में आई। दूसरा क्या है, ये तो केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गई, ये कैसी है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा मैंने लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, तो देखिए जो केमिकल रिएक्शन होती है वो दो प्रकार की होती है, मैं आपको यहाँ समझा दूँ। देखिए जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, रिएक्शन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, ये कैसी होती हैं, दो प्रकार की होती है। ये केमिकल रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक, ठीक है, और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। टेंशन मत लीजिए, मैं बता रही हूँ हिंदी में क्या बोलते हैं। एंडोथर्मिक को बोलते हैं ऊष्माशोषी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी, और इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ये तो नाम आपने सुना ही होगा, है। क्या बताया मैंने, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, कोई दो प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये कोई दो प्रोडक्ट आपस में मिले और कोई सी एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ये जो नया प्रोडक्ट बना, इसके जो गुण होंगे ये अलग होंगे, तो वो क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक को हिंदी में बोलते हैं ऊष्माशोषी, और एक्सोथर्मिक को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। अब ये क्या होता है, तो इनको भी मैं बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी आपको, बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं, बस सिंपल वे में समझ लीजिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें एनर्जी यानी जो ऊर्जा होती है वो देनी पड़ती है, ठीक है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़े वो क्या कहलाएंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगी, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाएंगी, ठीक है। आगे बात करेंगे एक्सोथर्मिक क्या होता है मैम, तो देखिए ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी हमें प्राप्त होती है, जिससे एनर्जी हमें मिल रही है। यहाँ क्या होता है, एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, प्राप्त होती है, और यहाँ देनी पड़ती है। बहुत ही सिंपल वे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ क्या हो रही है, हमें प्राप्त हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएंगी, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाएंगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएंगी। तो आई थिंक आपको ये केमिकल रिएक्शन ऊष्माक्षेपी का मतलब समझ में आया। अब मैम आपने ये तो बता दिया कि ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्लियर कर दिया आपने, बट ये बताइए कि जो श्वसन है यहाँ आपने कैसे बोल दिया कि ये ऊष्माक्षेपी है, केमिकल रिएक्शन कैसे है, दोनों चीज़ें मैं बताऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत होइए। देखिए ये कैसे ऊष्माक्षेपी, इस चीज़ को समझते हैं। आपने ये चीज़ तो पढ़ा ही है कि जो रेस्पिरेशन है उसकी जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है। तो देखिए मैंने बताया ग्लूकोज का क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। जब ग्लूकोज में
ठीक है, देखिए C6H5 सॉरी C6H5O6, हाँ C6H5 सॉरी H5 बोल रही हूँ मैं, 12 होता है, क्या दिमाग में जा रहा है मेरे। देखो C6H12O6 जब क्या होता है, इसको ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये किस में टूट जाता है, ये टूटता है 6CO2 या फिर डायरेक्ट में लिख रहे हैं CO2 प्लस एनर्जी में। एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है यहाँ पे, इसको मैं साफ कर दूँ, ठीक है, H2O प्लस एनर्जी, ठीक है, ATP के फॉर्म में होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बता रही हूँ, सिर्फ यहाँ समझाने जा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए आप, इसका ये जो क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, ये है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जब इसके पास जाता है तो क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, इसको तोड़ता है, ठीक है। अगर मैं साइंस के लैंग्वेज में बात करूँ तो बोलेंगे ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और तोड़ने के बाद क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मॉलिक्यूल बनाता है। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ठीक है, मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, अभी मैं बाद में सारी चीज़ें बताऊँगी, यहाँ इस चीज़ को समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। बैलेंस करना भी बता दूँगी, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आगे क्या हो रहा है, एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है, और यहाँ मैंने क्या बताया, एनर्जी प्राप्त होती है किसमें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। सो यहाँ हमें एनर्जी प्राप्त हो रही, इसलिए ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये केमिकल कैसे है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों के जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग बने हैं, और इनकी प्रॉपर्टी भी कैसी होती है, अलग होती है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। सो ये कैसी है, केमिकल रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो क्यों ज़रूरत होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्विकली रिवाइज करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि जो रेस्पिरेशन है उसके कैसे स्टेप होते हैं, सारे मैंने बताया, इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। क्विकली रिवाइज करते हैं, देखिए जितने सारे एनिमल हैं, मतलब ज़रूरत क्यों है, ठीक है। अब जो चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, ओफो फ्रेंड्स, हुआ क्या, कल बहुत सारी इंक मेरे हस्बैंड ने भर दी इसमें फिलअप कर दी ना, तो वो बाहर निकल रही, देखो इतना ज़्यादा निकल रहा है ना कि पूरा जगह जगह लग जा रहा है। चलिए कोई नहीं, देखिए जो रेस्पिरेशन है उसकी ज़रूरत हमें क्यों है, मैंने बताया। तो जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक माइक्रो यूनिट से मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्म इकाई से मिलकर बने होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। कोशिका क्या होती है, उस जीव की, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। यही मैंने लिखा है यहाँ पर, कि कहाँ लिखा है सारी चीज़ें, देखिए प्रत्येक जीव सूक्ष्म इकाई से मिलकर बना होता है। ये माइक्रो यूनिट यानी कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। यहाँ मैंने ब्रैकेट में सेल लिख दिया है, ठीक है, तो सेल है, ठीक है। वो कौन सी सूक्ष्म इकाई है, सेल है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रत्येक जीव सूक्ष्म इकाई यानी जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रो यूनिट, वो कौन सी है, सेल है, कोशिका से मिलकर बना होता है। ये जो माइक्रो यूनिट है यानी जो सेल है, ठीक है, कोशिका है, ये क्या होती है, जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। जीव की प्रत्येक सेल पोषण, परिवहन, उत्सर्जन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीव की प्रत्येक सेल में, प्रत्येक क्या लिखा मैंने, जीव की प्रत्येक सेल जो होती है वो क्या करती है, प्रत्येक सेल इन सब में क्या करती है, यहाँ पे मैं डैश कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। जीव की जितनी सारी सेल्स होती हैं वो इनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये लिखा है। देखिए इसी चीज़ को मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ मैंने लिखा क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सही हैं, गलत नहीं है, बस यहाँ थोड़ा मैं एक फ्लो में पढ़ती जा रही थी ना, इस वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ा, समझ नहीं आ रहा था, है ना। आगे है, इन कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन से कार्य, पोषण हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सारी चीज़ें करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि हमें खाना खाने से प्राप्त होती है। अब खाने से कैसे प्राप्त होती है, तो क्योंकि खाने में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है। जो स्टोर एनर्जी है वो रेस्पिरेशन के समय निष्कासित होती है, यानी जब रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन उसका ब्रेक डाउन करता है, जैसे मैंने यहाँ बताया है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, जो ये रेस्पिरेशन है ये क्या होता है, तो रेस्पिरेशन एक प्रकार का प्रोसेस है। तो यहाँ मैं लिख ले रही हूँ, रेस्पिरेशन एक
सेल में होने वाला प्रोसेस है, सेल में होने वाला। आप इस चीज़ को अपने नोट में ज़रूर कर लेना, ठीक है। नोट्स अगर बना रहे हैं तो आप वहाँ लिख लेना। यहाँ 6CO2 और 6H2 होगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं अभी लिखा नहीं था, लेकिन अब लिख दिया मैंने, सोचा अभी मैं बैलेंस करके बताऊंगी। देखिए, रेस्पिरेशन एक प्रकार का क्या है, सेल में होने वाला प्रोसेस है, ठीक है, प्रक्रिया है या प्रक्रम बोलेंगे, जिसके द्वारा ग्लूकोज जो होता है उसका ब्रेकडाउन कर एनर्जी प्राप्त की जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ है, यह एक केमिकल रिएक्शन है, साथ में कैसी एक्सोथर्मिक है, ठीक है। इससे एनर्जी क्या होती है, प्राप्त होती है हमें, और अभिक्रिया है। तो यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा, बाय द वे किसी को हिंदी में समझ में आया तो केमिकल एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा है, ये वो रिएक्शन है, ठीक है। अभी भी बैलेंस नहीं है आई थिंक, तो चलिए उसको, बैलेंस नहीं है इसको मैं बाद में करूँगी, अभी सिर्फ सिंपल वे में समझाने के लिए उसको मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, इतना हम दिमाग में रखना आप। मैंने केमिकल रिएक्शन बताया, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, सारी चीज़ें आपको समझा दी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये ज़रूरत क्यों पड़ती है, रेस्पिरेशन क्या होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो रेस्पिरेशन है मैंने समझ लिया सेल में, लेकिन कैसे होता है मैम ये तो बताइए। तो देखिए, जो रेस्पिरेशन है इसमें कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उन स्टेप को हम इसके बाद पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं साइड हो जाती हूँ।